क्लास 12th, जैसे कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, अपना सेकेंड चैप्टर, उसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन कर लिया था, पॉलिनेशन कर लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि दो मेल न्यूक्लियाई जो थे, जो पॉलन ट्यूब के अंदर से निकले थे और उन्होंने एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन किया 2 बार, तो वहाँ पर क्या बन रहा था, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और वहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा था और एंडोस्पर्म बन रहा था। अब वो क्या था हमारा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया हमने, फर्टिलाइजेशन देख लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद चीज़ें हो रही हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपके 4 चीज़ें आती हैं आपकी। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि जो आपका एक मेल न्यूक्लियाई बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच हो रहा था, वहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा था, जहाँ पर वो 3N स्ट्रक्चर बन रहा था और वो किसके अंदर डेवलप हो रहा था, हमारा एंडोस्पर्म, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे हम बोल रहे थे। फिर उसके बाद हो रहा था आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप हो रहा था, एक मेल न्यूक्लियाई जो एग सेल के साथ जिसने फ्यूज किया था, वहाँ पर 2N कंडीशन थी और वो किसके अंदर डेवलप हो रहा था, एग, और वो एग किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, हमारा एम्ब्रियो के अंदर। डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर। फिर उसके बाद मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, मैच्योर हुआ ओव्यूल या ओव्यूल्स, एक है तो एक ओव्यूल, ज़्यादा है तो ज़्यादा ओव्यूल्स, एक है तो एक सीड बनाएगा, ज़्यादा है तो बहुत सारे सीड्स बनाएंगे। फिर उसके बाद एंडोस्पर्म बन गया, एम्ब्रियो बन गया और फिर ओवरी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी फ्रूट में। ये चारों स्टेप्स देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एंडोस्पर्म कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे हुआ। सबसे पहले एंडोस्पर्म क्यों बन रहा है, एम्ब्रियो क्यों नहीं बन रहा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट लेगा, जिस चीज़ से न्यूट्रिएंट लेगा पहले वो बनेगी, बाद में एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। अब न्यूट्रिएंट अगर वो पहले बन जाता है, एंडोस्पर्म बाद में बनेगा, तो न्यूट्रिएंट वो कहाँ से लेगा, फिर तो जो चीज़ होगी, जो आपका फ्रूट होगा वो तो ख़राब हो जाएगा, वो तो बनेगा ही नहीं ढंग से, नहीं, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा ना। तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई एंडोस्पर्म फॉर्म्स फर्स्ट। सबसे पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। कुछ एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं बाय द एम्ब्रियो एट मैच्योरेशन, मतलब जब मैच्योर होने वाले होते हैं तब वो कंप्लीटली, जो एंडोस्पर्म होता है वो बचता ही नहीं है, कंप्लीटली यूज हो जाता है। वो कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके, पी और बीन्स। बट कुछ एंडोस्पर्म ऐसे हैं जो कि बचे रह जाते हैं एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। जो सीड होता है वो उनसे क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। और वो कौन कौन से आपके, कैस्टर और कोकोनट। जो कोकोनट के अंदर वाटर होता है ना, इट इज़ ऑल्सो वो क्या है आपका, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है। अभी देखेंगे न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है। तो जो आपका कोकोनट है, इट इज़ जो कोकोनट के अंदर वो जो वाटर है वो क्या है आपका, एंडोस्पर्म है, जो कि वाटर जो है वो क्या है आपका, एंडोस्पर्म। तो जहाँ पर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपके, कैस्टर और कोकोनट। ये जो आपका मैंने ये पार्ट लिखा है, दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर सक्सेसिव डिवीजन होता है। मान लो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये आपका सेल था, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, oospore। oospore हम बोलते हैं एग को, मतलब जो आपका एम्ब्रियो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर एंडोस्पर्म के सेल्स प्रेजेंट है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। अब वो किस में गया, सक्सेसिव डिवीजन, उसके अंदर डिवीजन होने लग गई। विदाउट बीइंग इमीडिएटली डेवलप अ सेल फॉर्मेशन, वहाँ पे सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही, जो हमने पहले भी देखा था एक में, जब हमने बात करी थी आपके किसकी, जब हम ओव्यूल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी जो आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, जो आपके एंटीपोडल सेल्स, सेलाइजल सेल्स थे, उनके बीच में भी तो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था। बाद में जब वो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया तब उनके पास सेल आई। तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या है, ये आपका क्या है, सेल है, उसके अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो लगा हुआ है, बट यहाँ पर क्या है आपका एंडोस्पर्म,
एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, मतलब उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, बट अभी इनके पास सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हो रही, तो ये वाला जो क्या कहलाएगा आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अभी तक, क्योंकि इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अभी कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट। अब उसके बाद द वॉल डिपोजिशन हो जाएगी और वो क्या कहलाएगा हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। यही था, यहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट है बट यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स बन गए, इन्होंने क्या कर लिया, अपने चारों तरफ वॉल बना ली। वॉल बनाने के बाद ये बीच में न्यूक्लियस इनका प्रेजेंट हो गया, तो ये क्या कहलाया हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसलिए था क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हुई है, मतलब ये वाली चीज डिपॉजिट नहीं हुई है, ये वाली चीज इन्होंने अपनी चारों तरफ सेल नहीं बनाया, ऐसे ही है। बट उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ सेल वॉल बनानी शुरू कर दी और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए, सेलुलर एंडोस्पर्म में। जो आपके सेलुलर एंडोस्पर्म जिनके अंदर होता है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर ये स्टेज नहीं होती, इसके अलावा उनके अंदर कौन सी स्टेज होती है कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड किया सेल बन गई, ये वाली स्टेज ये था। इसके अंदर जैसे ही न्यूक्लियस ने डिवाइड किया सेल बन गई, फिर न्यूक्लियस ने डिवाइड किया फिर सेल बन गई, फिर न्यूक्लियस ने डिवाइड किया सेल बन गई, मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाली स्टेज नहीं आई। जैसे ही डिवाइड करता चला गया वैसे ही उसके चारों तरफ सेल वॉल बनती चली गई, ये इसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके बीच में ये वाली स्टेज गायब है, वहां पर ये स्टेज नहीं आई, सीधा ये वाली स्टेज आई, तो ये क्या कहलाता है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है आपका धतूरा और पिट्यूनिया में, धतूरा और पिट्यूनिया में। और जो ये वाली स्टेज मिलती है ये आपके वीट, राइस, मेज इनमें मिलती है। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाली स्टेज होती है वो आपको किसके अंदर मिलती है, वीट, राइस, मेज एटसेट्रा और में भी मिलती है। बट जो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म वाली स्टेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको धतूरा और पिट्यूनिया के अंदर मिलती है। डेवलपमेंट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हम देख रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें हमने सबसे पहले देख लिया था अपना डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो चुका था, मतलब जो एग था उसके साथ जो पोलर न्यूक्लियाई, जो आपका एग के साथ एक मेल न्यूक्लियाई ने आके फर्टिलाइजेशन किया, उसने जायगोट बनाया और जायगोट के बाद वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। अब वहाँ पर जो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो जो आपका एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होता है इन मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन एम्ब्रियोजेनी जो होती है, जो अर्लियर स्टेज होती है वो दोनों में सेम होती है। बेसिकली जैसे ही एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो बनना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको क्या लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, किससे, एंडोस्पर्म से। तो जो आपके बुक में एम्ब्रियोजेनी एक वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का अर्ली स्टेज ऑफ मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन, वो दोनों के अंदर सेम है, मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के अंदर। बट हम सबसे पहले डाइकॉट प्लांट के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस चीज़ के अंदर बाद में होना शुरू हो जाता है। जायगोट इलोंगेट होता है अपर सेल लोअर सेल के अंदर। मान लो कि आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो। बेसिकली ये आपकी बुक में ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो दूसरे पार्ट में डिवाइड, मतलब सेल में डिवाइड हुआ, एक हुआ अपर सेल और एक होगा लोअर सेल। जो इसका अपर सेल होंगे वो एंटीपोडल पोल की तरफ होंगे और जो लोअर सेल होंगे वो किसकी तरफ होंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे। एम्ब्रियोसेक का हमने डायग्राम देखा था, उसके अंदर जो चलाजल एंड था वहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, हमारे एंटीपोडल सेल, और जो माइक्रोपाइलर एंड था वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट था, सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म। तो वहीं पर ही जो अपर सेल्स होंगे वो किस तरफ प्रेजेंट होंगे, एंटीपोडल सेल्स की तरफ, और जो लोअर सेल्स होंगे वो वहाँ पर नीचे एक रो बनाएंगे सेल्स की जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा।
और जो आपके एंटीपोडल सेल्स होंगे वो फाइनली क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सेल, और जो लोअर माइक्रोपाइलर सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, आपके सस्पेंसर सेल्स। यहाँ पर देखते हैं, ये आपका एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियोनल सेल है आपका, और ये क्या है आपका सस्पेंसर सेल। यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल सेल है, जो आपका सस्पेंसर जो सेल्स हैं वो फाइनली डिवाइड होंगे। यहाँ पर ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए, और ये क्या है आपका हॉस्टोरिया, जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है, और ये जो नीचे वाला है वो आपका एम्ब्रियोनल सेल है। ये क्या है आपका एम्ब्रियोनल सेल। जो सबसे फर्स्ट सेल होता है सस्पेंसर सेल का, मतलब जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, हॉस्टोरिया की तरह। काफी बड़ा सेल होता है और किसकी तरह एक्ट करता है, हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया होता है जो कि खाना रिसीव करने के काम आता है, मतलब न्यूट्रिशन लेता है। तो ये जो हॉस्टोरिया होता है, अब ये एम्ब्रियो की बात हो रही है, तो एम्ब्रियो के अंदर खाना लेने के लिए भी तो कोई ऑर्गन होना चाहिए। तो जो सस्पेंसर सेल के अंदर सबसे पहला सेल होगा वो हॉस्टोरिया की तरह काम करेगा, हॉस्टोरिया कहलाएगा, और क्या करेगा, रिसीव करेगा फूड, किससे, एंडोस्पर्म से। नीचे वाले सेल क्या है आपके एम्ब्रियोनल सेल। इनके अंदर फर्दर डिवीजन हो रही है, और होने के बाद ये कुछ ऐसा हर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। एक ऐसा स्टेज आती है जहां पर जो एम्ब्रियो होता है वो हर्ट की तरह दिखाई देता है। बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डायकोटिलेडन की। जो आपका एम्ब्रियो है वो दो कॉटिलिडन्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, और जो आपकी लास्ट स्टेज दिखाई हुई है वो ये वाली दिखाई हुई है कि इसके अंदर क्या है आपका, जो आपका एम्ब्रियो है वो दो कॉटिलिडन्स के अंदर, मतलब वो एक ऐसी स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जहाँ पर वो दो कॉटिलिडन के अंदर डिवाइड होने वाला होता है। तो वो वहाँ पर जो डिवीजन वाली स्टेज होती है वो वाली स्टेज होती है जब जो आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद यहाँ पर ये दो कॉटिलिडन डेवलप होने लग जाते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें देखते हैं बेसिकली जो आपका डाइकॉट एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होती है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है, यही वाली जो होती है ये डिवाइड होने लग जाती है यहाँ पर। तो वो क्या होती है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और उसके पास ये दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल वो पार्ट अबव द कॉटिलिडन, मतलब ये वाला जो कॉटिलिडन है इससे ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ पर आपकी एपिकोटाइल होती है, जो कि फर्दर किसके अंदर डेवलप हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है प्ल्यूमूल। और जो प्ल्यूमूल होता है, जो सीड, अब सीड बनने की फॉर्मेशन मतलब जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो प्ल्यूमूल होता है वो क्या बनाएगा आपका शूट। मतलब अगर आप सीड को अंदर डालोगे उसके अंदर दो पार्ट होते हैं आपका प्ल्यूमूल और रेडिकल। जो आपका प्ल्यूमूल होता है उससे क्या निकलता है शूट, और जो रेडिकल होता है उससे क्या निकलती है रूट। तो जो हाइपोकोटाइल, यहाँ पर क्या थे, दो पार्ट थे, एक एपिकोटाइल और एक हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल मतलब जो अबव द कॉटिलिडन, इन दोनों कॉटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट है ये वाला पार्ट, और ये फर्दर किसके अंदर ट्रांसमिट हो गया आपका प्ल्यूमूल, जो कि बाद में क्या डेवलप करेगा, जिससे क्या डेवलप होगी शूट। दूसरा हाइपोकोटाइल जो इन दोनों कॉटिलिडन से नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इससे क्या डेवलप होगी आपके रेडिकल, जो कि क्या डेवलप करेंगे रूट। अब रूट के पास क्या प्रेजेंट होती है, रूट कैप प्रेजेंट होती है, तो उसका स्ट्रक्चर भी आपका यहाँ पर दिखा रखा है बुक के अंदर। तो ये था हमारा किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कि जो आपका एम्ब्रियो जर्नी होती है मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन में सेम होती है, बट जो फर्दर डेवलपमेंट होती है डाइकॉट के अंदर वो अलग होती है एज कम्पेयर टू मोनोकॉट, क्योंकि वहाँ पर दो कॉटिलिडन बनते हैं। एक स्टेज आती है जिसके अंदर जो आपका एम्ब्रियो होता है वो हार्ट शेप्ड सेल बनाता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है, और जो सबसे पहला सेल होता है किसका, सस्पेंसर सेल का, वो हॉस्टोरिया कहलाता है, क्योंकि वो ऑर्गन होता है जो एंडोस्पर्म से क्या लेगा, फूड लेगा। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ, ये क्या बन गया हमारा डाइकॉटिलिडन एम्ब्रियो, जिसके अंदर ये दोनों क्या है, दो कॉट है, इसके बीच में प्ल्यूमूल जो कि क्या है आपका एपिकोटाइल, जिससे क्या बनेगी शूट, और उससे नीचे हाइपोकोटाइल जो कॉटिलिडन से नीचे वाला पार्ट है वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, रेडिकल, विच इज अ रूट पार्ट, और जो प्लांट के अंदर रूट डेवलपमेंट करेगा। और रूट की क्या होती है, रूट कैप होती है, जो उसे
डैमेज होने से या ब्रेक डाउन होने से बचाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसको जो मड होता है, जो सॉइल होता है, उसके अंदर रास्ता बनाना होता है। अगर वो उसके ऊपर रूट कैप प्रेजेंट नहीं होगी तो वो रूट वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और रूट की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए उसे प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ रूट कैप, जो कि प्रिवेंट करती है हमारी रूट को फ्रॉम डैमेज। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में है, सबसे पहले हमने मोनोकॉट डाइकॉट का देखा था, अब हम बात करेंगे मोनोकॉट की। मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, डाइकॉट के अंदर 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो हमारा ग्रास होते हैं जो कि मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स में से है, उनके अंदर जो कॉटिलेडन कहलाता है सिंगल कॉटिलेडन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, विच इज सिचुएटेड एट द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि किस साइड प्रेजेंट होता है, एक लेटरल साइड में, मतलब ये देखो ये पूरा बीच में नहीं, एक साइड में प्रेजेंट है, विच इज सिचुएटेड एट द लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एट द लोअर एंड, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल और रूट कैप, जो कि इनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, अ पार्ट विच इज कॉल्ड कोलियोराइजा। कोलियोराइजा से आप याद रखना कि उसके अंदर आर आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, आपका रेडिकल और रूट कैप इनक्लोज्ड है। कॉलियोप्टाइल पी आ रहा है, पी किसको डिनोट करता है, प्ल्यूमूल को, प्ल्यूमूल से क्या बनता है, शूट एपेक्स, तो इट मीन्स वो वहाँ पर उसको इनक्लोज कर रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, कई बार कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइजा किसको इनक्लोज कर रहा है और कोलियोप्टाइल किसको इनक्लोज कर रहा है। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि जहाँ पर आर आ रहा है, इट मीन्स वो रूट के पार्ट को, रेडिकल और रूट कैप को इनक्लोज कर रहा है। तो वहाँ पर क्या है, आपका ये पार्ट है स्कूटेलम, जो कि ग्रास फैमिली में सिंगल कॉटिलेडन को क्या कहते हैं हम, स्कूटेलम। एट द लोअर एंड जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मतलब जो कि नीचे वाला पार्ट है, ये कोलियोराइजा, यहाँ पर इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड शीथ। क्या है ये, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, एक कवरिंग है जो कि किसको कवर कर रही है, रेडिकल और रूट कैप को कवर कर रही है। उसी के अपोजिट में एपिकोटाइल, जो कि ये प्रेजेंट है, विच इज अबव द स्कूटेलम। अबव द स्कूटेलम यहाँ इसका मतलब ये है कि जो इसका एक्सिस है उससे ऊपर प्रेजेंट है। तो वो जो अबव द स्कूटेलम है वो क्या कर रहा है, शूट एपेक्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अ लीफ प्राइमोडिया। ये वाला जो पार्ट है, ये जो गोल घुमा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, लीफ प्राइमोडिया, लीफ लाइक प्राइमोडिया है, जो कि शूट एपेक्स की तरफ अंदर की तरफ घुमा हुआ है, जो कि इनक्लोज्ड है किसके अंदर, कोलियोप्टाइल, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्ल्यूमूल। यहाँ पर पी आ रहा है तो आप याद रखिएगा इससे कि प्ल्यूमूल, इट मीन्स वहाँ पे शूट एपेक्स इनक्लोज्ड हो रहा है। इट इज अ कोनिकल टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये देखो ये रहा, ये क्या है आपका कोलियोप्टाइल, विच इज अ कोनिकल टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि किसको इनक्लोज कर रहा है, हमारे शूट एपेक्स को। और जो एपिकोटाइल है, इट इज अबव द स्कूटेलम, और इसके नीचे क्या है आपका शूट एपेक्स, जो कि कोलियोप्टाइल है, जो कि किसको कवर कर रहा है, हमारे शूट एपेक्स को। तो यहाँ से आपका कोलियोराइजा से याद रखना कि आर आ रहा है, रूट आएगा, कोलियोप्टाइल, प्ल्यूमूल आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, ये लास्ट स्टेज है, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होके ओवरी बन गई है। अब ओवरी के अंदर क्या बन रहा है, ओव्यूल बन रहा है। अब ओव्यूल बन रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल का डेवलपमेंट किसके अंदर होगा, सीड के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ओवरी किसके अंदर डेवलप होगी, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल किसके अंदर डेवलप होगा, हमारा सीड के अंदर। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल अंडरगो अ सीड। सीड की 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड कोट जो बाहर कवरिंग होती है, कॉटिलेडन, जैसे आपने अगर चना देखा हो, जो हम कच्चे चने खाते हैं, अगर आप उसको खोलोगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसका जो ये वाला पार्ट होता है, एक यहाँ पर ऐसे होता है और फिर यहाँ पर ऐसे होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कॉटिलिडन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या पार्ट, एक कॉटिलिडन हो गया, उसके ऊपर सीड कोट जो कवर चढ़ा हुआ है वो क्या हो गया, उसका सीड कोट, और बीच में एक एक्सिस प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो कॉटिलिडन होता है वो सिंपल होता है, थोड़ा थिक होता है। आप जब वो चने का दाना खोलते हो, जो चने के 2 दाने होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्योंकि जब सीड, उसी से तो प्लांट बनेगा, जब प्लांट बनेगा तो वो अपना
खाना उस टाइम तक तो डेवलप मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ना वो, पहले जब वो डेवलप हो रहा होगा तब उसके पास लीफ नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो वो जो वहाँ पर वो थोड़ा जो थिक है उसके अंदर क्या है, खाना है। तो जब वो जर्मिनेट होगा तो वहाँ से वो क्या लेगा, अपना न्यूट्रिशन उस सीड से लेगा। तो कॉटिलिडन क्या होता है, सिंपल होते हैं, थिक होते हैं, स्वेलन होते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। उनके अंदर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सीड, वन इज एल्ब्यूमिनस एंड वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, और एल्ब्यूमिनस जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, मतलब परसिस्ट रहता है। मैंने आपको बताया था कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म कई स्पीशीज़ के अंदर, प्लांट्स के अंदर पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, बट कुछ के अंदर फिर भी कुछ टाइम कुछ मतलब परसिस्ट रहता है, बचा रहता है, और जो कि यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन में। तो जो आपका एल्ब्यूमिनस प्लांट है जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट एब्सेंट रहता है, सॉरी नॉन एल्ब्यूमिनस जिनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है, यूज़ मतलब पूरी तरीके से जो एम्ब्रियो होता है वो उसे कंज्यूम कर चुका होता है, उसका एग्जांपल है आपका पी, ग्राउंडनट, बीन्स, और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है। कुछ नॉन एल्ब्यूमिनस, जो एल्ब्यूमिनस है जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स परसिस्ट रहता है, और एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन वो जो कॉटिलिडन होता है उससे भी खाना ले लेते हैं, और जो परसिस्ट एंडोस्पर्म है उससे भी खाना ले लेते हैं। वो क्या है, आपके कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज, बार्ले एटसेट्रा एटसेट्रा। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हीट, राइस, मेज के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, इट मीन्स हाँ, यस, उसके अंदर रहता है। नेक्स्ट है आपका पेरिस्पर्म। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो न्यूसैलिस, जो हमने देखा था, जो हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था, एनाट्रोपस जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, उसमें बाहर क्या था, जो हमारा मेगास्पोरेंजियम डेवलप हो रहा था, वहाँ पर न्यूसैलिस की कवरिंग थी। वहाँ पर जो न्यूसैलिस की कवरिंग थी, वहाँ पर वो न्यूसैलिस वहाँ पर जो था डिग्रेड, मेगास्पोरोजेनेसिस जब वहाँ पर हो रही थी तो वहाँ पर कुछ के अंदर वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, बट कुछ के अंदर वो परसिस्ट रहता है। तो जिनके अंदर वो परसिस्ट रहता है वो क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म, एट द टाइम ऑफ जब वो सीड फॉर्मेशन हो रही होती है। द रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूसैलिस इन मैच्योर सीड क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म। जो रेमिनेंट्स बच जाते हैं, मतलब उसके कुछ बचे हुए पार्ट न्यूसैलिस के जो बचे रह जाते हैं प्लांट के अंदर, सीड के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पेरिस्पर्म। उसका एग्जांपल है आपका ब्लैक पेपर। जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च, उसके अंदर वो जो न्यूसैलिस के पार्ट होते हैं वो बचे रह जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेग्यूमेंट। हमने एम्ब्रियो सैक के एनाट्रोपस ओव्यूल में देखा था, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। बेसिकली वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे ओव्यूल को। यहाँ पर भी वो यही करेंगे, सीड का डेवलपमेंट हो गया है तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हार्ड कवरिंग बना लेते हैं सीड की तरफ, सीड पोर्ट की तरफ, सो दैट कि वो सीड को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज के साथ, जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ से उसको डैमेज से बचा सकें। बट वहाँ पर एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। जो एनाट्रोपस ओव्यूल में हमने देखा था ना कि एक माइक्रोपाइल नीचे पोर प्रेजेंट था जहाँ से आपका पॉलन ट्यूब एंटर कर रही थी। तो वो प्लांट जो सीड होता है उसमें भी अगर आप चने का दाना देखोगे तो उसके ऊपर छोटा सा एक छेद प्रेजेंट होता है। कोई भी आप जो सीड होता है उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट होता है कि वहाँ से एक्सचेंज ऑफ O2 और H2O हो सके, वाटर और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। अब मैं पूरी तरीके से सीड को बंद कर दूं और वहाँ से कुछ भी उसका एक्सचेंज ना हो, ना ऑक्सीजन अंदर जाए, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए, ना ऑक्सीजन बाहर आए, ना वाटर अंदर जाए, तो वो जर्मिनेट कैसे होगा। तो वो छोटा सा जो पोर होता है जहाँ पर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर का एक्सचेंज होता है, सो दैट कि ईजिली जो आपका सीड है वो जर्मिनेट हो सके। नेक्स्ट है आपका सीड जब मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से तो उसका कुछ कंटेंट क्या हो जाता है, जो वाटर होता है, वाटर कंटेंट थोड़ा ड्राई हो जाता है, 10 to 50% मास में प्रेजेंट होता है वो। और जो आपकी सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो एम्ब्रियो की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो
डॉर्मेंसी में, मतलब इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है। जब तक वो ग्रो नहीं करता, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, अब चने का दाना है, आप उसको ऐसे ही सूखी जगह पे रख दो तो वो ग्रो नहीं करते। बट अगर वहीं मैं उसको पानी के अंदर डाल दूँ, उसका एक्टिवेशन, वो एक्टिव हो जाता है, उसको फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाए तो वो जर्मिनेट भी कर जाएगा। बट जब तक उसे एक्टिवेशन नहीं हो रहा, उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही, वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो स्टेज क्या कहलाती है? डॉर्मेंसी स्टेज। कि कोई भी सीड है, आप उसे ऐसे ही डब्बों के अंदर डाल के रख दो, वो उस टाइम तक इनएक्टिव स्टेट में है जब तक उसे उसकी फेवरेबल कंडीशन, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल जाता, फेवरेबल सीजन नहीं मिल जाता। आपने कई बार देखा होगा कि आप कई बार सीड ऐसे ही खाते हो कोई फ्रूट और फेंक देते हो, कुछ टाइम बाद या फिर जब आपको पता चलता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर फ्रूट का प्लांट है, तो आपको याद आता है कि हाँ मैंने वहाँ पर कुछ टाइम पहले वो फ्रूट खा के उसका सीड फेंक दिया था। वो उस टाइम तो नहीं होगा, बट जब उसका सीजन आया, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, तब वो वहाँ पर एक्टिव स्टेट में आया और उग गया। बट जब तक वो उगा नहीं था, वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट था, और वो जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है? हमारी डॉर्मेंसी स्टेज। जो हमारे सीड होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, जब उनका टाइम नहीं होता जर्मिनेट होने का, तब उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो उनकी क्या हो जाती है? रुक जाती है और इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी। जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, लाइट मिलती है, वो दोबारा से जर्मिनेट कर जाते हैं और एक हमें नया प्लांट मिल जाता है। फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ सीड देख लिया, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। आपको पता है कि जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट के अंदर। और ओव्यूल किसके अंदर डेवलप हो जाता है? सीड के अंदर। फ्रूट के ऊपर एक वॉल प्रेजेंट होती है जो कि ओवरी वॉल कहलाती है, जो कि क्या कहलाती है? हमारी पेरिकार्प। पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प आपने 11th क्लास में सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है। ये जो आपका मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये 3rd चैप्टर में शायद, जो प्लांट वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। पेरिकार्प ओवरी की, जो फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है, बेसिकली भी क्या होती है? ओवरी की आउटर वॉल, क्योंकि ओवरी किस में डेवलप हो गई है? फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट की आउटर वॉल और ओवरी की आउटर वॉल किस में क्या कहलाते हैं? वो पेरिकार्प कहलाती है। मेसोकार्प जो अंदर का फ्लैशी मटेरियल होता है वो। एंडोकार्प जो सीड के ऊपर कवरिंग होती है वो। ये कई प्लांट्स के अंदर, कई फ्रूट्स के अंदर अलग अलग होती है। कईयों के अंदर मेसोकार्प, जो पेरिकार्प होता है, जो मेसोकार्प होता है वो एंडोकार्प होता है, मतलब सीड नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एंडोकार्प कहलाता है। तो मेसोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प कई फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट टाइप का होता है। तो जो आपका वॉल ऑफ ओवरी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी पेरिकार्प। जो फ्लैशी, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जिसमें आप गूदा खाते हो, गूदा होता है ना कि हम खा रहे हैं, मतलब वो पूरा का पूरा आपका एक फ्लैश मटेरियल है जो हम खा रहे हैं। लाइक जो आपका गुआवा है वो आप पूरा खाते हो, अगर मैं एप्पल की बात करूँ वो भी आप पूरा खाते हो। स्ट्रॉबेरी, चीकू वगैरह जो होते हैं उसके अंदर फ्लैश मटेरियल प्रेजेंट होता है, गूदा प्रेजेंट होता है, जो हम खाते हैं। कुछ होते हैं आपके ड्राई फ्रूट, जो कि आपके कैस्टर, आलमंड्स हो गए, आपका ग्राउंडनट हो गया, जो मूंगफली होती है वो खाते हैं हम, और आपका ये अखरोट हो गए। तो ये क्या होते हैं? हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मतलब हम इनके अंदर से क्या, इनकी गिरी निकाल के खाते हैं, पूरा फ्लैश मटेरियल नहीं होता ये। तो ये क्या होते हैं? 2 टाइप के फ्रूट, वन इज़ फ्लैश फ्रूट एंड अनदर वन इज़ योर ड्राई फ्रूट। फ्लैश फ्रूट के अंदर जो फ्लैशी फ्रूट होते हैं, गुआवा, मैंगो और भी जितने टाइप के फ्रूट होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, जिनके अंदर फ्रेश मटेरियल प्रेजेंट होता है वो, और ड्राई फ्रूट विच इज़ ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट होते हैं हमारा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो ओवरी का फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलप होते हैं, मतलब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आए, उन्होंने ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन किया और फिर वो डेवलप हुए फ्रूट के अंदर। वो आपके लाइक गुआवा हुआ, मैंगो हुआ, ग्रेप्स हुए, दे आर ऑल ट्रू फ्रूट्स, बट देर आर सम फॉल्स फ्रूट विच इज़ डेवलप फ्रॉम द थैलेमस, नॉट फ्रॉम द ओवरी। वो उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट था यहाँ, ये वाले पार्ट से वो डेवलप हुए, इस वाले पार्ट से हुए, इस वाले पार्ट से नहीं हो रहे। तो जो थैलेमस से डेवलप हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे
फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। अदर देन ओवरी, ओवरी से किसी और पार्ट से डेवलप हो रहे हैं, मतलब ओवरी का उसके अंदर जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही, बट जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बट जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही, जो थैलेमस पार्ट है वो ओवरी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अदर देन ओवरी से कोई भी फ्रूट बन रहा है, किसी भी फ्लावर के अदर देन ओवरी के पार्ट से कोई भी फ्रूट बन रहा है तो वो फॉल्स कहलाएगा, चाहे वो रिसेप्टिकल से बन रहा हो, चाहे वो थैलेमस से बन रहा हो, चाहे वो कहीं से भी बन रहा हो, तो वो अदर देन ओवरी से जो भी फ्रूट होगा वो आपका फॉल्स कहलाएगा, और जो विद द हेल्प ऑफ ओवरी है, मतलब ओवरी के फर्टिलाइजेशन से हो रहा है, वो आपका ट्रू फ्रूट कहलाएगा। फॉल्स फ्रूट में आपके एग्जाम्पल हैं, आपका थैलेमस से होता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब स्टिग्मा के ऊपर आके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो नहीं लगते, या फिर यूँ कह लो कि ह्यूमन नहीं करवाते, मतलब वो मैन मेड होता है, नेचुरली नहीं होता। यहाँ पर क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ हॉर्मोन्स इंड्यूस किए जाते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स प्लांट को या फ्लावर को दे दिए जाते हैं, जिससे वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाता है। जो ओवरी होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब मेल गैमीट नहीं आते, उसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो वहाँ पर क्या कहलाते हैं, उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने ग्रोथ हॉर्मोन्स दिए और वो फ्रूट बन गया, तो वहाँ पर जो ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, सीडलेस। जो आजकल आपके बनाना आते हैं दे आर अ पार्थेनोकार्पिक, जो ग्रेप्स हैं दे आर ऑल्सो अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और क्योंकि ये जो पहले आते थे, जो अगर आप पहले के बनाना देखोगे उनके अंदर बहुत सारे सीड होते थे, खाया भी नहीं जा सकता उसको, इतने सारे सीड्स होते थे। ग्रेप्स के अंदर भी पहले क्या होते थे, इनके अंदर सीड्स आते थे, बट अब इनको विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाया जाता है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स इंड्यूस कर दिए जाते हैं, जिससे ये क्या होता है, इनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट बन जाता है, तो जिसे हम क्यों बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ सीड। किसकी, सीड की कुछ एडवांटेजेस हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। सीड किस किस में हेल्प करता है हमारा, एक तो डिस्पर्जल में हेल्प करता है, दूसरा रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड कोड प्रेजेंट होता है, जो कि किसको प्रिवेंट करता है, एम्ब्रियो को प्रिवेंट करता है। इवोल्यूशन, न्यू वैरायटी आती है, और वायबिलिटी। डिस्पर्जल का मतलब कि कोई भी फ्लावर है या फिर कोई भी फ्रूट है, हम खा के कहीं पे भी फेंक देते हैं, उसके अंदर सीड होता है। अब यहाँ का फ्रूट अगर मैंने खा के कहीं और जगह फेंक दिया तो वहाँ पर उसकी नई वैरायटी आ जाएगी। तो ऐसे कई बार जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कई खाते हैं, वो कईयों के जो एक्सक्रीटा होते हैं उनके अंदर वो सीड एज इट इज़ ही रहते हैं, वो वहाँ पे डिज़ोल्व या डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो जहाँ पर भी अपना एक्सक्रीटा सिक्रीट करेंगे वहाँ पर वो सीड गिर जाएगा और वहाँ पर नई वैरायटी उग जाएगी। ये नहीं कि अगर मुझे यहाँ से कोई वैरायटी लेके वहाँ पर जानी है तो क्या मुझे पूरा का पूरा प्लांट नहीं उठा के लेके जाऊँगी, मैं सीड ले जाऊँगी, वहाँ जाकर उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी वहाँ पर डालूँगी तो वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो सीड क्या करते हैं, हम अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह पर अगर हम सीड डाल दें तो वो वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, अगर वो वहाँ की फेवरेबल कंडीशन है तो। एक जगह की स्पीशीज़ एक जगह पे कन्फाइंड नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर अनार का पेड़ हो सकता है तो कहीं और भी हो सकता है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं रहेगा, कहीं बाहर भी वो जा सकता है। अगर हम उसकी फेवरेबल कंडीशन उसे वहाँ मिल रही है तो वहाँ पर अगर हम सीड डाल देंगे तो वहाँ पर भी वो प्लांट उग जाएगा। तो ऐसे ही एक तरीके की स्पीशीज़ डिफरेंट जगह पर डिस्पर्स हो सकती है।
नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर अगर सीड डाला है तो प्लांट उगेगा, प्लांट होगा तो फ्लावर होगा, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। उसके अंदर पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट होते हैं वाटर के, बट सीड का अगर जर्मिनेशन होना है तो उससे वाटर डिपेंडेंट है। तो जो सीड होता है वो डिपेंडेंट होता है वाटर के फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट सीड कोट। सीड कोट प्रेजेंट होता है क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को क्या होता है वो सेव करने के लिए। और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फूड भी प्रेजेंट होता है, जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस टाइम तो वो उसके पास लीव्स नहीं होते जो वो फोटोसिंथेसिस कर सके, तो उसी के अंदर कॉटिलेडन के अंदर ही, सीड के अंदर ही कुछ खाना स्टोर रहता है। जब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं कर जाता वो तब तक वहाँ से अपना खाना लेता रहता है। इवोल्यूशन, नई वेराइटीज़ आती हैं। अगर मैं नया सीड बना रही हूँ, हाइब्रिड सीड बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 प्लांट्स को लेके एक हाइब्रिड बना दूँ और उसका जो अगर सीड है वो फर्टाइल है तो उसके अंदर नया इवोल्यूशन आया है, तो मैं उन दोनों प्लांट्स का, अगर मेरे पास सीड फर्टाइल है मतलब वो जर्मिनेट कर सकता है, तो मैं उन दोनों प्लांट्स को क्यों अलग अलग लगाऊँ? मैं उस सीड को ही ना लगा दूँ जिससे मुझे अच्छी प्रोडक्टिविटी और अच्छा प्लांट और अच्छा फूड मिल रहा है। तो वो क्या करता है, हमारा इवोल्यूशन में हेल्प करता है। वायबिलिटी मतलब काफ़ी टाइम तक वायबल रहता है। अब हर एक सीड, कुछ सीड पुराने हो जाते हैं, कुछ सीड वायबल रहते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। द ओल्डेस्ट ल्यूपाइन, जिसे ल्यूपिनस आर्कटिकस भी बोला जाता है, जो कि कहाँ पे मिला था? आर्कटिक टुंड्रा में। आफ्टर द 10,000 ईयर्स, डॉर्मेंसी स्टेज में रहने के बाद भी 10,000 ईयर्स के बाद ये जर्मिनेट किया और इसके ऊपर फ्लावर और फ्रूट आए। इट मीन्स कि जो हमारे सीड हैं वो काफ़ी सालों तक, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल है, 10,000 ईयर्स के बाद भी वो चीज़ जर्मिनेट करी और वहाँ से हमें नया प्लांट, नई स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने को मिला। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है डेट पाम का, विच इज़ 2000 ईयर्स पुराना है। फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, FERA, जो कि कहाँ मिला था? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में एट किंग हेरोड्स पैलेस, डेड सी के पास। ये भी आपका सीड है 10,000 और 2000 ईयर्स पुराने हैं और फिर भी क्या हैं? वायबल हैं। इट मीन्स जो सीड्स होते हैं वो वायबिलिटी शो करते हैं, काफ़ी साल बाद भी उन्हें उगाया जा सकता है। लाइक योर फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा एंड लाइपिनस आर्किटिकस। मियोसिस क्या होता है? वो फ्रूट जो कि विदाउट मियोसिस और सिंगैमी के बनते हैं, वो क्या करते हैं? आपके एपोमिक्सिस कहलाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर फ्रूट के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो क्या हुआ? सीधा ही आपका किसके अंदर डेवलप हो गया? आपका फ्रूट के अंदर डेवलप हो गया। और जो ऐसे एग्जाम्पल हैं वो है आपका एस्टरेसी और ग्रास। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मिमिक्री होती है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखने जैसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगता है, बट होता क्या है? ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है डेवलपमेंट? इसके अंदर डिप्लॉयड एग सेल बनते हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन। डिप्लॉयड एग सेल बन गए जो कि 2n नंबर के हैं और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब हमें तो पता है कि जो जायगोट या एम्ब्रियो बनेगा वो जायगोट से एम्ब्रियो बनना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। कैसे? जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट होता है, वो जो एम्ब्रियो होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है और वहाँ पर कंटिन्यूसली सक्सेसिव डिवीजन होती रहती है और फिर एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रोट्यूड्यूर हो जाता है, जिसके बाद वो किसके अंदर डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। और वो जो होता है वो क्या बनाता है? आपका एपोमिक्सिस
फ्रूट बनाता है। जो एपोमिक्सिस फ्रूट होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होती है ओवर द हाइब्रिड सीड्स। एपोमिक्सिस फ्रूट के अंदर ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नहीं होते। मतलब अगर आपका फ्रूट है, अगर वो एपोमिक्सिस सीड से बना हुआ है और अगली जनरेशन में भी आप वही फ्रूट चाहते हो तो उसके कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होंगे या फिर कोई भी कैरेक्टर डिलीट नहीं होंगे। बट जो हाइब्रिड प्लांट होता है, जो हाइब्रिड होते हैं उनको हमें बनाना पड़ता है, हाइब्रिड बनाना पड़ता है। और हो सकता है कि जो हम सीड डेवलप कर रहे हैं हाइब्रिड प्लांट से, अगर हम उसे उगाएंगे तो उसके अंदर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक ज़ाहिर सी बात है डिलीट होंगे। बट एपोमिक्सिस फ्रूट, अगर हाइब्रिड प्लांट जो है अगर वो बना हुआ है एपोमिक्सिस सीड से, जो एपोमिक्सिस सीड हमने बनाए हैं अगर वो उससे बना हुआ है तो उसके अंदर जो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो नहीं होंगे। जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा चीप भी है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड के। हाइब्रिड प्लांट जो होते हैं वो हमें हर साल बनाने पड़ते हैं। अगर उनका जो फ्रूट है, जो उनका सीड है, अगर वो स्टेराइल है मतलब जर्मिनेट नहीं कर सकता, तो हमें हर साल बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट बनाने पड़ेंगे। हमें अगर हाइब्रिड प्रोडक्ट उनसे लेना है या फिर हमें कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनसे लेना है तो मुझे 2 हाइब्रिड प्लांट बनाने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि कुछ हाइब्रिड प्लांट ऐसे होते हैं जिनका अगर आप फ्रूट खा भी लो, अगर उनका सीड उगाना चाहो तो वो सीड उगते नहीं हैं क्योंकि वो स्टेराइल होते हैं, वो नहीं, उनके अंदर फर्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती। बट जो एपोमिक्सिस, अगर हाइब्रिड प्लांट एपोमिक्सिस सीड से बना हुआ है तो वो फर्टाइल होते हैं और उनके अंदर काफ़ी टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर कोई भी जीन डिलीट ना हो, अगली जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट है आपका पॉलीएम्ब्रॉयनी। इट मीन्स मोर देन एम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन अ सीड। एक सीड के अंदर ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? पॉलीएम्ब्रॉयनी। बेसिकली ये तब होता है जो आपका एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्लीवेज हो जाए, जो जायगोट होता है, मतलब ये आपका जायगोट बना और उसके अंदर क्लीवेज हो जाए। तो ये जो जायगोट है वो किसके अंदर डेवलप होता है? एम्ब्रियो के अंदर। अब वो क्लीवेज हो गया वहाँ पर तो वो एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारा जो एम्ब्रियो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी, मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड। तो ये आपका पूरा सेकेंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।